प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देशभर में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को फिर से खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। प्रदेश में आरक्षक संवर्ग की भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की रेंजवार समय सारणी जारी की गई। 4 जनवरी से शुरू होगी परीक्षा। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई की 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला आज से राजधानी रायपुर में शुरू हुई। और ईओडब्ल्यू और एसीबी के नाम पर ठगी करने वाले 2 पूर्व पुलिसकर्मियों सहित 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने देशभर में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को फिर से खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ विचार विमर्श कर चरणबद्ध तरीके से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को खोला जा सकता है। यूजीसी ने सप्ताह में 6 दिवसीय कार्य और सुरक्षित दूरी रखते हुए विद्यार्थियों की संख्या कम रखकर कक्षाएं शुरू करने की सलाह दी है। हालांकि संस्थान की जरूरत के अनुसार प्रतिदिन शिक्षण के घंटे को बढ़ाया जा सकता है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने से पहले केंद्र या संबंधित राज्य सरकारों को इन शिक्षण संस्थानों को पुनः खोलने के लिए सुरक्षा घोषित करना होगा। केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कोरोना संक्रमण के मद्देनजर स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सभी तरीकों, दिशा निर्देशों और आदेशों का इन उच्च शिक्षण संस्थानों को पूरी तरह पालन करना होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि सभी शिक्षण संस्थानों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और इससे जुड़े सभी लोगों के बेहतर भविष्य और जीवन के लिए इन दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना महामारी को देखते हुए विदेशों से आने वाले लोगों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा में कम से कम 72 घंटे पहले संबंधित स्वास्थ्य काउंटर पर पहुंचना होगा या ऑनलाइन पोर्टल पर स्वघोषणा पत्र देना होगा। यात्रियों को संबंधित विमानन कंपनियों के माध्यम से एक स्वघोषणा पत्र देना होगा ताकि उन्हें यात्रा करने की अनुमति मिल सके। वे 14 दिनों के लिए अपने घर पर अलग रखकर या स्वयं की निगरानी के लिए सरकारी निर्देशों का पालन करेंगे। 10 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, परिवार में किसी की मृत्यु, माता पिता की गंभीर बीमारी जैसे कारणों के लिए होम क्वारंटाइन की अनुमति दी जा सकती है। नेगेटिव आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट देने के साथ ही यात्री होम क्वारंटाइन की छूट ले सकते हैं। यह जांच यात्रा शुरू करने से पूर्व 72 घंटे पहले की जानी चाहिए। पुलिस मुख्यालय ने आरक्षक संवर्ग की भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की रेंजवार समय सारणी जारी कर दी है। इसके अनुसार आगामी 4 जनवरी से शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू होगी। रायपुर रेंज के अभ्यर्थियों के लिए 4 जनवरी से 3 फरवरी तक, बिलासपुर रेंज के अभ्यर्थियों के लिए 4 से 16 जनवरी तक, वहीं सरगुजा रेंज के अभ्यर्थियों के लिए 4 से 12 जनवरी तक और बस्तर रेंज के लिए 4 से 19 जनवरी तक तथा दुर्ग रेंज के अभ्यर्थियों के लिए 4 जनवरी से 6 फरवरी तक शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं 20 फरवरी तक चयन सूची भी जारी कर दी जाएगी। परीक्षा के लिए प्रत्येक रेंज स्तर पर 14 नवंबर तक भर्ती समिति का गठन किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के तहत अभ्यर्थियों को 100 और 800 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद और गोला फेंक में भाग लेना होगा। गौरतलब है कि पूर्व में 1 से 25 अप्रैल तक शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इसे स्थगित कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई द्वारा आज से राजधानी रायपुर में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित इस कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में आज नए सदस्यों को पार्टी की नीतियों के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही 3 दिनों तक पंच निष्ठा के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा समृद्ध व सशक्त राष्ट्र की सोच रखती है।
उन्होंने कहा कि पार्टी सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए कार्य करती है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर का ध्येय केंद्र के कार्यों को आम जनता तक पहुंचाने के साथ ही कांग्रेस सरकार की नाकामियों को लोगों के सामने लाना है। इस मौके पर भाजपा किसान मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने पदभार भी ग्रहण किया। उन्हें बधाई देते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्री शाह ने कहा कि किसान मोर्चा को किसानों के हित को लेकर और अधिक कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मोर्चे के हर कार्यकर्ता को किसानों की आवाज बनाना चाहिए। गौरतलब है कि पार्टी की भारतीय मंडल प्रशिक्षण शिविर योजना के तहत प्रांतीय प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में करीब 200 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यशाला में छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सहित संगठन के वरिष्ठ नेता पवन साय और रामप्रताप सिंह सहित अन्य पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता उपस्थित थे। दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने 3 और 5 किलो के आईईडी बम बरामद किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का तलाशी दल अभियान पर निकला था। इस दौरान अरनपुर थाना क्षेत्र के कोडासावली और नीलवाया मार्ग पर माओवादियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से 3 और 5 किलो का विस्फोटक लगाया था, जिसे सुरक्षा बलों ने बरामद कर मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। इधर राजनांदगांव जिले के मानपुर स्थित बसेली कैंप में पदस्थ आईटीबीपी के एक जवान की गोली लगने से मौत हो गई। फिलहाल मौत के कारणों की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की 12वीं कड़ी का प्रसारण रविवार 8 नवंबर को होगा। मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार बालक बालिकाओं की पढ़ाई, खेलकूद और भविष्य विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों और एफएम रेडियो के अलावा क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक किया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ सुनिए लोकवाणी की 12वीं कड़ी 8 नवंबर को सुबह 10:30 बजे से। लोकवाणी में इस बार बालक बालिकाओं की पढ़ाई, खेलकूद, भविष्य विषय पर बात होगी। छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों, एफएम रेडियो एवं क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रसारित। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने छत्तीसगढ़ में कोरोना की परिस्थिति और कोविड संक्रमण से बचने के लिए लोगों के बीच उपयुक्त व्यवहार के विषय में आज राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में लापरवाही की वजह से कोरोना के मामले बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि त्योहारों के मौसम में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने अगले वर्ष की पहली तिमाही में वैक्सीन बनने का अनुमान लगाते हुए राज्य सरकार के इसकी पहुंच को सुनिश्चित बनाने के लिए कार्य योजना बनाने के लिए भी कहा। इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में कोरोना संबंधित टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने प्रदेश के हर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन यूनिट भी स्थापित किए हैं। साथ ही सरकार लोगों को कोरोना से बचाव के बारे में जरूरी उपायों को अपनाने के लिए अभियान भी चला रही है। छत्तीसगढ़ के जाने माने मूर्तिकार पद्मश्री जेएम नेल्सन ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। तो मिलजुट के उसे खत्म करना है, एकदम जड़ से खत्म करना है। इसके लिए हमें बड़ी सावधानी बरतना पड़ेगा। कोई नॉर्मल चीज नहीं है, तो इसके लिए हमको हमेशा जब भी बाहर जाते हैं तो 2 गज दूरी बनाए रखें और हमेशा सैनिटाइजर अपने पास रखें, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारी पुड़िया रहती है। इसे अपने हाथ धोया करें और लोगों को भी, दूसरों को भी बताया करें कि आप एक दूसरे से सट के मत रहिए, हमेशा अपने आप में। और जो भी इसके लिए जो सावधानी और सरकार भी बरत रही है, वो सावधानियों को भी आप लोग ध्यान दीजिए। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने कहा है कि महिलाओं को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कोंडागांव और नारायणपुर जिला में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई के बाद उन्होंने कहा कि यदि किसी महिला को प्रताड़ित किया जाता है या वह घरेलू हिंसा का शिकार होती है तो पीड़ित महिला आयोग में शिकायत कर सकती है। इस दौरान कोंडागांव जिले के 5 और नारायणपुर जिले के 1 प्रकरण पर सुनवाई की गई। गौरतलब है कि राज्य महिला आयोग में मुख्य रूप से पारिवारिक विवाद, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न सहित दहेज प्रताड़ना तथा भरण पोषण से संबंधित मामलों की शिकायत पर संज्ञान लिया जाता है।
राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक और आयोग द्वारा गठित समिति ने आज जगदलपुर में बस्तर जिले की महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की। हज 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कल 7 नवंबर से शुरू होगी। आवेदन केंद्रीय हज कमेटी की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन की अंतिम तिथि 10 दिसंबर निर्धारित की गई है। हज यात्रियों की पहली उड़ान 26 जून 2021 से शुरू होगी। वहीं हाजियों की स्वदेश वापसी 30 जुलाई 2021 से होगी। रेलवे द्वारा दुर्ग निजामुद्दीन के बीच 3 फेरों के लिए स्पेशल ट्रेन संचालित की जाएगी। यह गाड़ी 7, 9 और 13 नवंबर को दुर्ग से रवाना होगी। वहीं 8, 10 और 14 नवंबर को यह गाड़ी निजामुद्दीन से दुर्ग के बीच चलेगी। इसके अलावा रेल यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सिकंदराबाद सीतामढ़ी के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन की सुविधा भी दी गई है। इस ट्रेन का परिचालन सिकंदराबाद की ओर से 10 नवंबर को किया जाएगा। इसके अलावा राजेंद्र नगर दुर्ग के बीच भी पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। यह ट्रेन 10 नवंबर को राजेंद्र नगर से और 12 नवंबर को दुर्ग से चलाई जाएगी। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और एंटी करप्शन ब्यूरो के नाम पर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें एक बर्खास्त और एक निलंबित पुलिसकर्मी भी शामिल है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार पुलिस विभाग में उप निरीक्षक के पद पर बर्खास्त सत्येंद्र सिंह वर्मा को भाटापारा बलौदाबाजार पुलिस ने, वहीं राजेश तराटे को रायपुर की सिविल लाइन पुलिस ने और रायपुर के जिला पुलिस बल के निलंबित सहायक उप निरीक्षक विनोद वर्मा को बलौदाबाजार की कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि सभी आरोपी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। साथ ही ईओडब्ल्यू और एसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संपर्क का हवाला देकर पीड़ितों से पैसा की वसूली करते थे। पुलिस इस मामले में 3 आरोपियों के अन्य साथियों और सहयोगियों की भी तलाश कर रही है। प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज राजनांदगांव और कबीरधाम जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राजनांदगांव में बिहान की महिला स्व सहायता समूह द्वारा बनाए जा रहे साबुन, दोना पत्तल, आचार, पापड़, मसाला, बैग और अन्य निर्माण से संबंधित गतिविधियों का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने आजीविका परिसर में संचालित मधुमक्खी पालन के कार्य का भी निरीक्षण किया। श्री सिंहदेव राजनांदगांव के मल्टी यूटिलिटी सेंटर भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्व सहायता समूह की महिलाओं से उनके कार्य और उससे होने वाली आय के संबंध में चर्चा की। श्री सिंहदेव ने राजनांदगांव में स्थित गौठान का भी अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों से पशुधन के लिए उपलब्ध सुविधाओं और सुराजी गांव योजना के बारे में जानकारी भी ली। प्रदेश के अंबिकापुर स्थित सैनिक स्कूल में कक्षा 6वीं और 9वीं में प्रवेश के लिए परीक्षा आगामी 10 जनवरी को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा राज्य के रायपुर, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, कांकेर और बस्तर में आयोजित होगी। प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19 नवंबर है। प्रवेश पत्र 23 दिसंबर को जारी किया जाएगा। वहीं परीक्षा परिणाम 9 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। गौरतलब है कि अंग्रेजी माध्यम के इस विद्यालय में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम का अनुसरण किया जाता है। विद्यालय का प्रमुख ध्येय है 12वीं परीक्षा की तैयारी करवाने के साथ साथ बालकों का सर्वांगीण विकास करना, साथ ही राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के अधिकारी वर्ग में प्रवेश के लिए छात्रों को तैयार करना है। इधर रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित कृषि उद्यानिकी और कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में प्रबंधन कोटा की सीटों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग की समय सारणी में संशोधन किया गया है। जानकारी के अनुसार बीएससी कृषि और बीएससी उद्यानिकी तथा बीटेक कृषि अभियांत्रिकी के शैक्षणिक सत्र 2020-21 के पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया अब 12 नवंबर से 22 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने प्रवेश के लिए पहले आवेदन किया है, यदि वे प्रबंधन कोटा के तहत प्रवेश के इच्छुक हैं तो उन्हें भी फिर से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अभ्यर्थियों को काउंसलिंग शुल्क के रूप में 1,000 और सेमेस्टर का शुल्क 50,000 रुपये जमा करने के साथ ही दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक होगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पत्र रायपुर के उद्योग भवन से कार्यालयीन समय में प्राप्त किए जा सकते हैं। गौरतलब है कि युवाओं को उद्योग, सेवा और अपना व्यवसाय शुरू करने तथा आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन योजनाओं को शुरू किया गया है। इसके तहत अधिकतम 25 लाख रुपए तक का कर्ज बैंकों के माध्यम से दिलाया जाता है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है। राज्य में उत्तर से शुष्क और ठंडी हवाओं का आना लगातार जारी है। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आगामी 8 नवंबर तक तापमान में कमी आने की संभावना है। और कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में।
आज आयकर विभाग की टीम ने विभिन्न विज्ञापन एजेंसियों के भोपाल, रायपुर और बिलासपुर स्थित संस्थानों में छापा मारा। कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों के विरोध में कल 7 नवंबर को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को स्थगित कर दिया गया है। कृषि सुधार विधेयक के विरोध में राजनांदगांव जिले के किसानों ने शहर के पर्रीनाला तिराहे के पास चक्काजाम किया। बाद में तहसीलदार को राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। गरियाबंद के पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने दूरदराज से आने वाले फरियादियों के लिए सभी थाना में अलग से कक्ष बनाने के निर्देश दिए हैं। दुर्ग जिले की जामुल थाना पुलिस ने बैंक से फर्जी तरीके से पैसा ट्रांसफर करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देशभर में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को फिर से खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। प्रदेश में आरक्षक संवर्ग की भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की रेंजवार समय सारणी जारी की गई। 4 जनवरी से शुरू होगी परीक्षा। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई की 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला आज से राजधानी रायपुर में शुरू हुई। और ईओडब्ल्यू और एसीबी के नाम पर ठगी करने वाले 2 पूर्व पुलिसकर्मियों सहित 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।